वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। आरक्षण से संबंधित यह निर्णय है और इस निर्णय में हाईकोर्ट ने आज क्या बोला है उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एमपीपीएससी 2019, 2020 और जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, इन पर इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एमपी पुलिस 2020 से इस फैसले का क्या संबंध हो सकता है, क्योंकि ये जो केस है ये भी अभी हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरक्षण से संबंधित कभी भी कोई भी निर्णय आया है तो उस पर हमेशा एक वर्ग खुशी होता है और एक वर्ग दुखी होता है। तो दोस्तों, ये कोई मेरा निर्णय नहीं है, ये हाई कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय है। तो आप लोग अपने बुद्धि विवेक से ही फैसला लें। दोस्तों, यहाँ पर ये दैनिक भास्कर ने एक अपडेट डाली थी। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा निरस्त हो गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ा यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन था वो था, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ आईएमपी पॉइंट हैं उनको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था अनिल कुमार गुप्ता और सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन केस को मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे आपको समझाया था। और दोस्तों, जो हाई कोर्ट ने जिस फैसले को ग्राउंड बनाया है वो है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी फैसले के आधार पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों, ये जो केस है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। दोस्तों, आप लोगों ने दो एग्ज़ाम सुने होंगे। एक एमपी पुलिस 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था और एक हुआ था यूपी पुलिस 2017 का। तो ये दोनों एग्ज़ाम कांस्टेबल के थे। एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में 44 नंबर पर अनरिजर्व की लड़की क्वालिफाई हो गई थी और जबकि 65 नंबर में ओबीसी की लड़की क्वालिफाई नहीं हुई थी। सेम टू सेम यूपी में हुआ था कि 274 नंबर पे जनरल की लड़की क्वालिफाई हो गई थी और 300 प्लस नंबर लाकर एससी एसटी ओबीसी की लड़कियां क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों, एमपी में तो इसका कोई विवादों की फसल नहीं कटी, लेकिन यूपी की लड़कियां चली गई सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया था 20 दिसंबर 2020 को। 20 दिसंबर 2020 को जो फैसला सुनाया था उसमें उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो रिजर्वेशन था वो किस तरीके से इन्होंने वैलिड पाया था। इन्होंने बोला था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जो आपका कंपार्टमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, वो आपको अपनी कैटेगरी में मिलेगा। यूआर को यूआर में मिलेगा, ओबीसी ओबीसी में, एससी एससी में और एसटी एसटी, मतलब सभी अपनी अपनी कैटेगरी में ही रिजर्वेशन लेंगे। इधर का इंसान इधर पे माइग्रेट नहीं कर सकता, मतलब माइग्रेशन अलाउड नहीं था यहाँ पर। और सीधे इन्होंने अपना इनका अनरिजर्व का कोटा इनडायरेक्टली यहाँ पर फिक्स कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में या फिर एमपी में उस टाइम पे रिजर्वेशन था 50% के आसपास रिजर्वेशन था, यानी कि 50% जो रिजर्व सीटें थी उनको 50% फिक्स है और अनरिजर्व को अनडायरेक्टली 50% रिजर्वेशन मिल चुका था, अनरिजर्व को 50% मिल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ फैसला था। बाकी आपको डिटेल से जानना है तो आप लोग मेरी वीडियो देख लेना, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने डाली थी, उसमें आप लोग इसको पूरा समझ जाएंगे ये सौरभ यादव केस क्या था। तो यहाँ पर जो फैसला सुनाया है वो हम इसी फैसले में उसको अपन एक साथ मर्ज करके सुनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा साहनी केस का और सौरभ यादव केस का ही मेनली यहाँ पर जिक्र हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिजर्व कैंडिडेट, जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, उन्होंने अगर जो सेम मार्क और ऑक्यूपाई करे हैं तो मतलब देखो, मैं सिंपली आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर थोड़े और आगे चलते हैं, वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ये है फैसला दोस्तों सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आई वुड कंक्लूड, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यू ललित करके उनका नाम था। उन्होंने बोला था कि आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग दैट रिजर्वेशन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर मेथड ऑफ इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज, दीस आर नॉट टू बी सीन एज रिजिड स्लॉट। मतलब जो भी रिजर्वेशन है उनको रिजिड स्लॉट नहीं बना सकते आप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। एमपी हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्लॉट बना दिए थे, ये यूआर का स्लॉट, ये ओबीसी का स्लॉट, ये एससी का स्लॉट, ये एससी का। ये रिजिड स्लॉट आप नहीं बना सकते, जहाँ पर वेयर अ कैंडिडेट की जो मेरिट है विच अदरवाइज एंटाइटल्स आर टू बी सोन इन द ओपन जनरल कैटेगरी इन फोरक्लोज्ड, मतलब कि जो कि उन्हें अगर मान के चलो से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी है, इसका कट ऑफ 75 गया है, ये ओबीसी वाला बंदा है, इसका कट ऑफ, इसके नंबर मान के चलो 80 नंबर है, तो भले ही इसके 80 नंबर हों, ये इसी में रहता। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट और एमपी हाईकोर्ट के जो पहले के निर्णय थे जो थे उनमें यही बोला गया था कि ये ओबीसी वाला यही रहेगा, ये जनरल में नहीं जाएगा, है ना, ऐसा कुछ था यहाँ पर। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये हाईलाइट करके लिखा है कि द ओपन
category is open to all and the only condition for a candidate to be shown in its merit regardless whether the reservation benefit of either type is available to her and him। मतलब ऐसा इन्होंने बोला है कि भैया ये ओबीसी वाला 80 नंबर वाला ओबीसी कैंडिडेट अगर 75 नंबर की ये अनरिजर्व की लिस्ट लगी है, इसमें केवल एक कंडीशन पे नहीं जाएगा, अगर इसने पहले ही रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया हो। मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कभी कुछ लोग फॉर्म भरते टाइम रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेते हैं, जैसे उम्र के आधार पर बेनिफिट ले लिया, तो अभी इसने ना पहले ही बेनिफिट ले लिया है फॉर्म भरते टाइम, तो अब ये कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जाएगा। बाकी कोई भी कंडीशन हो, मेरिट के आधार पर कोई भी कैंडिडेट अनरिजर्व की जो सीट है उस पर जा सकता है। देखो हिंदी में भी आप इसे पढ़ सकते हैं कि ये कोई नियम था जिसकी धारा एक बाधा बन गई थी। यहाँ पर इन्होंने बोला है, ये चीज़ आप यहाँ से पढ़िए, एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को यूआर श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक या समान अंक प्राप्त होते हैं तो वह यूआर की श्रेणी में बर्थ सुनिश्चित करेगा। मतलब कि यूआर की श्रेणी में चला जाएगा और उसे आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार नहीं माना जा सकता। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में उत्तरदाता परीक्षा नियमावली 17 फरवरी 2020 में अपेक्षित संशोधन के मद्देनज़र इस सिद्धांत को लागू नहीं कर रहे हैं। मतलब जो रोस्टर आपका 17 फरवरी 2020 को जारी हुआ था उसमें ये सिद्धांत लागू नहीं कर रहे हैं कि जो आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है वो यूआर में नहीं जा पा रहा है, भले ही उसकी मेरिट से ज़्यादा नंबर हैं फिर भी वो यूआर में नहीं जा पा रहा है, उसे अपनी ही कैटेगरी में बांध के रख दे रहे हैं। जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इन्होंने पहले ही बोला है कि रिजिड स्लॉट नहीं बना सकते आप, जो कि रिजिड स्लॉट आपके बना दिए गए थे एमपी में और यूपी में, तो इन्हीं को ग्राउंड मान के आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। साथ ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोली है, गेम। हाईकोर्ट ने बोला है कि एक बार अगर गेम स्टार्ट हो जाता है उसके पहले रूल डिसाइड हो जाते हैं। गेम के बीच में रूल चेंज कभी नहीं होते। आप लोगों ने भी कई गेम खेले होंगे, आप पहले ही बता देते हो कि भैया उस दीवार के उस पार गेंद जाएगी तो आप आउट माने जाओगे। बीच में गेम चेंज नहीं होते हैं, बीच में गेम चेंज होंगे तो हमेशा विवाद खड़े होंगे। तो वही यहाँ पर बोला है कि जो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने जो रोस्टर लेके आई थी 17 फरवरी को, वो अगेंस्ट था इस एडवर्टाइजमेंट के, जो कि कमेंस हुआ था आपका 14 नवंबर 2019 को। मतलब आपने 14 नवंबर 2019 में रूल्स बनाए हैं और मतलब कि आपने गेम स्टार्ट कर दिया 2019 में 14 नवंबर को, और आप गेम के रूल प्री होने के बाद, मतलब कि प्री हुआ था आपका 12 जनवरी 2020 में, तो उसके बाद आप रूल चेंज कर रहे हो, तो ये बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता है आपका। और ये यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं बस एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ कि इस पूरे निर्णय में केवल एक बात है जो महत्वपूर्ण बोली गई है, वो है सौरभ यादव का केस, जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। बस सिंपल यही है कि आप जो भी कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनके रिजिड स्लॉट नहीं बना सकते हैं आप लोग। इनमें भी दो कैटेगरी होते हैं, एक ओपन और एक फीमेल। इनके किसी के भी रिजिड स्लॉट नहीं बना सकते। फीमेल इधर से इधर माइग्रेट कर सकती हैं और इधर सब सारे के सारे कैंडिडेट जितने भी हैं ये सब इसमें ओपन कैटेगरी में माइग्रेट कर सकते हैं। यानी कि माइग्रेशन अलाउ है आपके मेरिट, जैसे कि ये एसटी का कोई बॉय है, अगर इसके मेरिट यानी कि ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के बॉय के बराबर नंबर हैं, तो ये मेरिट के बेस पे अनारक्षित उम्मीदवार माना जाएगा, ना कि ये एसटी वालों की सीट खाएगा। सिंपली यही यहाँ पर बोला है, जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट है इसने बोला है। तो दोस्तों अब अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो एमपी गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था 17 फरवरी को, वो अल्ट्रा वायर है और इसे सेट असाइड कर दिया। अल्ट्रा वायर का मतलब होता है कि कोई ऐसा रूल जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है या कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा उससे कानून से परे कोई नियम अगर हम बोल दें तो उस तरीके का ये नियम था। और इन्होंने ये भी बोला है कि मान लिया कि आप मतलब कि अपने खुद के पर्सनल व्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोग ठीक हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है वो मानेंगे। कई लोग ये बोलेंगे तो इस तरीके से तो जनरल का रिजर्वेशन, जनरल को कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ हम अपने तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अनरिजर्व जो सीट है ना, वो अनरिजर्व के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाए। नहीं, कोटा अनरिजर्व के लिए फिक्स नहीं होगा, ये कोई रिजिड स्लॉट नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जो भी मेरिट पे आएंगे वो अनरिजर्व में जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है एमपी हाई कोर्ट ने। और ये जो दो जस्टिस थे द्वारकाधीश बंसल जी और सुजॉय पॉल जी, इन्होंने ये फैसला दिया है। अब अपन समझते हैं दोस्तों कि 2019 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों 2019 की परीक्षा, जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया गया है कि प्री और मेंस दोनों ही निरस्त कर दी गई हैं, यानी इनके परिणाम निरस्त कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब आपका 2019 का फिर से रिवाइज रिजल्ट आपका आना तय है। तो 2019 का रिवाइज रिजल्ट आएगा। दोस्तों 2020 का जो प्री का रिजल्ट आया था तो उसका संभावना नहीं है कि वो निरस्त हो, उसमें बस कुछ एडिशनल कैंडिडेट को ज़रूर ले लेंगे वो, क्योंकि अभी मेंस नहीं हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट वो ले लेंगे और हो सकता है रिजल्ट को कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में वो रिवाइज़ भी कर दे। लेकिन जहाँ तक इसके चांसेस हैं इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट को वो ले लेंगे। साथ में आपकी 2021
2021 की जो MPPSC है उसका तो अभी प्री भी नहीं हुआ है, आपका जून में उसका प्री है, तो उस पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, 2019 का परीक्षा परिणाम दोबारा से आएगा, प्री का परीक्षा परिणाम आएगा, मेंस दोबारा होगी, इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। दोस्तों आपकी 2020 की, अभी आप जैसे 2019 की जो आपकी परीक्षा है, ये आपका रिजल्ट अभी लगभग 10-15 दिन में फिर से जारी होगा और फिर इसका मेंस होगा 1-2 महीने बाद। तो लगभग इसके इंटरव्यू अब 6 महीने से ऊपर आपके लटक जाएंगे 2019 के। 2020 का पेपर भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा 1-2 महीने, और 2021 पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो बस यही है कि प्रोसेस थोड़ी सी लेट ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों जो भी कैंडिडेट थे, कई सारे कैंडिडेटों ने यहाँ पर अपना वो लगाया था, वो लोग जीत चुके हैं यहाँ पर। साथ में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि MP पुलिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों MP पुलिस का जो रिज़ल्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, MP पुलिस का रिज़ल्ट 99% या फिर 100% ही मैं बोल सकता हूं कि वो जो रिज़ल्ट आया है वो सौरभ यादव जो केस है उस पर आधारित है, क्योंकि अनिल कुमार गुप्ता केस लिखा हुआ था, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आई थी और सौरभ यादव केस नोटिफिकेशन के कुछ दिन बाद आया था, 10-15 दिन बाद आया था उसका रिज़ल्ट। तो इन्होंने नोटिफिकेशन फिर अपडेट नहीं की थी, और जो इन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है वो सौरभ यादव के बेसिस पे ही दिया है, क्योंकि 2017 के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसमें जनरल की लिस्ट 44 पे गिरी थी अनरिजर्व की। तो बहुत सारी लड़कियों ने अनरिजर्व में फॉर्म भर दिया था, अनरिजर्व फीमेल से, और जैसे कि SC ST OBC EWS की बहुत सारी लड़कियों ने अनरिजर्व से फॉर्म भरा था। साथ ही यहाँ पर क्या कर दिया गया है इस बार सौरभ यादव केस के हिसाब से, इन जो अदर कैटेगरीज़ की लड़कियाँ थी SC ST OBC EWS की, उनको भी यहाँ पर माइग्रेट कर दिया गया है। तो दोस्तों अनरिजर्व में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए अनरिजर्व की लड़कियों का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चला गया है, 70+ गया है। कुछ लड़कियों के तो 76 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं हुए हैं, मेरे पास ऐसा डेटा उन लोगों का था। तो दोस्तों अगर इस अकॉर्डिंग अगर व्यापम ने रिज़ल्ट बनाया है तो आपका कोई रिज़ल्ट कैंसिल नहीं होगा MP पुलिस का। बस सिर्फ इतना है कि अगर इन्होंने 5 गुना लड़कियां नहीं ली हैं तो फिर रिज़ल्ट पे थोड़ा सा अपडेट होकर आपका आ सकता है, और 10% इन्होंने अगर जो आपके एक्स सर्विसमैन है, एक्स मैन है, अगर उनको नहीं लिया है तो रिज़ल्ट इनको ऐड करेंगे। वैसे कि व्यापम तो ये बोल रहा है कि इन्होंने लिया हुआ है, बाकी कैविएट दायर कर दी है आपकी जो भी आपका पुलिस हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। बाकी जो रिज़ल्ट है वो एज़ पर द रूल बना हुआ है, बस थोड़ी सी 2 ही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर क्लियर होनी है कि 5 गुना लड़कियाँ ली हैं या नहीं ली हैं, और 10% इनको सीट दी हैं या नहीं दी हैं, बस ये चीज़ क्लियर हो जाए, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट किसी का कैंसिल नहीं होगा। रिज़ल्ट बस यही है कि थोड़ा सा इन लोगों को अगर मान के चलो नहीं लिया है तो बस थोड़ा अपडेट होगा, और बाकी आपके कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके रिज़ल्ट पर, क्योंकि PEB ने, मैं PEB को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, PEB ने वहाँ पे सीधा बोला है कि हमने एज़ पर द रिजर्वेशन रूल, और उनकी जो रूल बुक है उसमें लिया है कि समय समय पर जो भी संशोधन आरक्षण के नियमों में होंगे उनके आधार पर ही हम आपको रिजल्ट देंगे, ना कि जो उसमें लिखा हुआ है उस आधार पर नहीं। तो संशोधन अभी लेटेस्ट में वही था सौरभ यादव, और अब तो ये वाला भी आ गया है आपका, तो ये नया वाला भी है आ गया है। तो अब तो आपको सीधी सिंपल सी बात यही है कि जो भी आपका जो रिज़ल्ट आया है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि संशोधित नहीं होगा। बस अगर उसमें ये गड़बड़ी नहीं हुई है कि 5 गुना लड़कियों को अगर नहीं लिया है तो उनको लेना पड़ेगा, ये बात मैं भी मानता हूँ, और 10% अगर उन्होंने एक्स सर्विसमैन को नहीं लिया है तो व्यापम को वो लिस्ट भी जारी करनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों जल्दी ही रनिंग की डेट आप लोगों की आने वाली है, MP पुलिस की भी, तो आप लोग रनिंग कीजिए। मैंने वहाँ पे लाल परेड ग्राउंड पर मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से बात की थी, ग्राउंड भी प्रिपेयर होने लगे हैं, और मैंने बात भी की थी जो गेटमैन वगैरह वहाँ पे होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि 22 तारीख से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन अगर लेट भी होगा तो 1 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें, बढ़िया। और दोस्तों नेतागिरी और ये इस राजनीति में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, सिंपल सा है कि अनरिजर्व गर्ल का कट ऑफ जो ज़्यादा गया है उसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो पिछली बार आपको जो अनरिजर्व की लड़कियां थीं उनको 2000 के आसपास सीटें थीं, आई थिंक अगर मैं करेक्ट हूँ तो मैंने इतनी सीटें थी, मतलब 2000 से ज़्यादा ही सीट थी, और इस बार टोटल 1800 सीट ही सारी कैटेगरी की लड़कियों को मिलाकर हैं। तो एक तो रीज़न यही है कि सीट कम है ना, और ये 2000 सीट किस आधार पे मिली थी उनको, क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल कोटा फिक्स कर दिया था ना अनरिजर्व में, तो वो उस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी सीटें चली गई थी अनरिजर्व की लड़कियों के पास। और दूसरा इस बार इनका रिजल्ट क्यों हाई गया है, क्योंकि इनकी कैटेगरी में पिछली बार के रिजल्ट को देख के बहुत सारी लड़कियों ने इस कैटेगरी में अपने फॉर्म फिलअप कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये 2 मेन ग्राउंड हैं और ये लोग यहाँ से यहाँ पर माइग्रेट कर गई हैं। और तीसरा एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर इन्होंने 5 गुना रिजल्ट नहीं दिया है तो भी एक रीज़न यहाँ पे बन सकता है। तो दोस्तों यही सारे कारण हैं कि अनरिजर्व की लड़कियों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा चला गया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से फैसला लीजिए। जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो फिजिकल कीजिए, बाकी मैं तो सभी के साथ हूँ यार। जो लोग
क्वालिफ़ाई किए हैं उनके साथ भी, जो नहीं क्वालिफ़ाई किए हैं उनके साथ भी। बाकी मैं आपको फ़ैसला बताने आया था, तो आप लोगों ने जान लिया है कि आज MP हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दे दिया है। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।